हाय दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सुरक्षा परिषद के आम सभा के बारे में जाना था जो यूएनओ का एक अंग था। अब हम जानेंगे आगे इसके अंग कौन से हैं। तो देखो, इसका जो आगे अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखो, न्यायालय से नाम से पता चला, जैसे कि मान लो जब हमारी लड़ाई होती है, जब कोई हमारे बीच विवाद हो जाता है, तो हम अपनी समस्या का समाधान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वैसे जब दो देशों के बीच लड़ाई हो जाती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। तो वहाँ पे इनका निदान, मतलब इनकी समस्या का निदान हो पाता है। तो अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य क्या है। तो देखो, दो देशों के बीच विवादों को हल करना, ये इससे ज़्यादा देश हो सकते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बताना उनको क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के लिए उनको कहा जाता है, उन देशों में बढ़ावा दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्य होते हैं। अब इसकी ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, उसमें जो सदस्य संख्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो 15 होते हैं और ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक, और इनकी जो नियुक्ति करती है वो सुरक्षा परिषद और आम सभा करती है, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, आम सभा और सुरक्षा परिषद करती है। अगला है आर्थिक सामाजिक परिषद। देखो, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के इकोनॉमिक सोशल काउंसिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कार्य के बारे में जानते हैं, ये कौन कौन से कार्य करती है। तो देखो, आर्थिक और सामाजिक परिषद जो काम करती है वो मानव अधिकार की रक्षा करती है, लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है ना, टिकाऊ विकास को बढ़ावा देती है। मतलब जितने भी देश होते हैं वहाँ पर कहते हैं कि आप अपना विकास तो करो, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करो। तो ऐसे कार्य रूपरेखा वहाँ पर चलाई जाती है, जो इसी अंग के माध्यम से चलाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब जितनी भी महामारी आती है उसको कम करना, और विश्व में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई सारी गाइडलाइन जारी करते रहते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए, बच्चों बाल मजदूरी जैसी समस्या के निदान के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो 54 होती है और ये 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इनकी जो नियुक्ति करती है वो आम सभा करती है। इनकी एजेंसी के बारे में जान देते हैं। एक है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके अंतर्गत काम नहीं करता है। ठीक, मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, ये याद रखना, ये एफिलेटेड मतलब संबंध संगठन है। अगला है यूनेस्को, WHO, IMF और आदि। वैसे हम इन चारों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इसके आगे बस WTO नहीं ले सकते, ये एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है सचिवालय, ये भी एक यूएनओ का अंग है। अब सचिवालय क्या है? तो देखो, सचिवालय का जो हेड होता है वो महासचिव होता है। वर्तमान में जो महासचिव है वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं। ठीक, इनकी जो नियुक्ति होती है वो आम सभा और सुरक्षा परिषद मिलकर करते हैं। आम सभा में 193 सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, ये सभी मिलकर यूएनओ की महासचिव की नियुक्ति करते हैं। सचिवालय का कार्य क्या है? अन्य एजेंसी संगठन के लिए स्टाफ, मतलब जितनी भी जो एजेंसी है उनके लिए स्टाफ प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर आके कार्य करते हैं। आगे है न्याय परिषद। देखो, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्या है न्याय परिषद। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कई सारे ऐसे क्षेत्र थे, मतलब कई सारे ऐसे देश थे जहाँ पे किसी भी सरकार या किसी भी शासन नहीं था। वहाँ पे लोकतंत्र जैसी व्यवस्था थी, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, जी रहे हैं, अपने आप जी रहे अपनी मर्जी से। तो वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सरकार की स्थापना के लिए उसकी जिम्मेदारी न्याय परिषद को दी गई, और न्याय परिषद ने ये जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को दी, जो कि थे, ठीक है, सुरक्षा परिषद को दी। और सुरक्षा परिषद पे जिम्मेदारी आई कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करे और स्वतंत्र शासन की वहाँ पे स्थापना, मतलब रूपरेखा तैयार करे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सभी जितने भी जो क्षेत्र थे, धीरे धीरे वहाँ पर लोकतंत्र और स्वतंत्र शासन की स्थापना करते चले गए। लेकिन अंत में, मतलब 1994 में केवल एक ही ऐसा द्वीप बचा था, क्षेत्र बचा था, यहाँ पे लोकतंत्र और स्वतंत्र शासन की स्थापना करती थी। उस द्वीप का नाम था पलाव द्वीप, और यहाँ पे अमेरिका शासन कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने इसको भी आज़ाद कर दिया और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी 194 में, और ये न्याय परिषद का कार्य यहीं पर ख़त्म हो गया, और अब विश्व में इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए इसके कार्य को औपचारिक रूप से 1994 में रोक दिया गया, मतलब 1994 में रोक दिया गया। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हम देख लेते हैं कि पलाव द्वीप कहाँ पड़ता है, मतलब विश्व के मैप में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैप दिख रहा होगा, आपको हमारा प्यारा भारत भी दिख रहा होगा। तो हम आज प्यारे भारत की बात नहीं करेंगे, आज हम अपने पलाव के बारे में बताएंगे, पलाव कहाँ पड़ता है। तो आप पलाव को देख सकते हो, ये है फिलीपींस, ठीक है, और फिलीपींस के ईस्ट में देखो यहाँ पड़ता है ये पलाव। ठीक, ये बहुत छोटा सा द्वीप है, ठीक है, और इसकी जो आबादी है लगभग 17 से 18 हज़ार के आसपास है। तो ये क्षेत्र था अंतिम, और यहाँ पे भी शासन स्थापित कर देगी और न्याय परिषद का कार्य समाप्त हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
आगे जो है वो है, अब देखो सारे हमने यूएनओ के अंगों के बारे में बात कर ली। अब देखेंगे कि अगर आपको स्थायी सदस्यता चाहिए, मतलब भारत को स्थायी सदस्यता चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो स्थायी सदस्य के लिए क्या क्या योग्यता है, देखो सबसे पहले अगर कोई देश स्थायी सदस्य में शामिल होना चाहता है तो सबसे पहले वो बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, वो हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए, उसके पास बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, वो बहुत बड़ी आबादी होनी चाहिए। भारत में आबादी तो बहुत बड़ी है, 1.3 जानते हो अरब है, ठीक। यूएनओ के बजट में योगदान देता हो समय समय पर, विश्व शांति को हमेशा बढ़ावा देता हो, और यहाँ तक कि अपने देश की भूगोल और संस्कृति की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो, मतलब जितनी भी भारत में जो विरासत है उनकी सुरक्षा करता हो, ठीक। अगर ये योग्यता किसी देश के पास है तो उसको स्थायी सदस्यता, मतलब स्थायी सदस्यता मिल सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर आप भारत को स्थायी सदस्यता दिलाना चाहते हो तो हमें, मतलब आप कौन कौन से तर्क दोगे, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आप कौन कौन से तर्क दोगे अगर भारत को स्थायी सदस्य बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको कौन कौन से तर्क देना है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तर्क है। देखो सबसे पहले आप बताओगे यूएन की शांति अभियान में भारत ने हमेशा से योगदान दिया है, चाहे वो 1991 का इराक अभियान ही क्यों ना हो। अगला, दुनिया भर में भारत की 8,500 से अधिक शांति सेना स्थापित है ताकि विश्व में शांति कायम रह सके। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, और यहाँ तक कि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, एशिया की तीसरी और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली तो अमेरिका है, दूसरी चाइना, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, शांति, क्षेत्रीय आकार और सांस्कृतिक विविधता पर हमेशा भारत खरा उतरा है, ठीक। विश्व में भारत में हमेशा शांति रही है। आगे लिखते हैं कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, और यहाँ तक कि भारत 7 बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, उसका अंग रह चुका है, मतलब उसका सदस्य रह चुका है 7 बार। अगला है कि चीन छोड़ बाकी सभी स्थायी सदस्यों ने भारत का समर्थन किया, केवल चीन ने ही नहीं किया है। और ये क्यों नहीं किया, अगर मैं बताऊं अपने नज़रिए से, क्योंकि चीन का मानना है कि भारत का जो मतभेद है वो पाकिस्तान से बना रहता है, और कहीं ना कहीं भारत स्थायी सदस्य में आके वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए चीन नहीं देता। और कुछ लोग कहते हैं कि चीन पाकिस्तान का समर्थक है, ठीक। तो आगे देखते हैं, अधिकतर अल्पविकसित देश, मतलब जितने भी यूएनओ में जो सदस्य है सभी ने भारत का समर्थन किया कि हाँ भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि भारत G20, ब्रिक्स, सार्क, इसको और बिम्स्टेक जैसे प्रभावी संगठन का सदस्य भी है, जो ये बयान करता है कि भारत कितना शक्तिशाली देश है। यहाँ तक कि यूएन के बजट में भारत ने समय समय पर भुगतान किया गया है, और यही बात सारी जाहिर करती है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। अब आगे देखते हैं कि जो यूएन है, अब आपको पता है कि हर संगठन में कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। तो देखते हैं कि वो अच्छाई और बुराई क्या है। तो देखो, तो सबसे पहला है कमी, पहले हम कमी देखते हैं। तो देखो जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस पर पश्चिमी देशों का दबदबा है, मतलब वही जो मतलब जो वही फैसले रहते हैं उन्हीं के फैसलों को माना जाता है। जैसे अमेरिका कह सकते हो, ब्रिटेन कह सकते हो, फ्रांस, ये पश्चिमी देशों के देश है। पश्चिमी देशों का अधिक लाभ, मतलब इस संगठन से पश्चिमी देशों का अधिक लाभ हुआ है। जो गरीब देश है, विकासशील देश है, उनको अधिक लाभ इससे नहीं मिला है। अगला, विकासशील देशों की अनदेखी, हमेशा से इसमें विकासशील देशों की अनदेखी की जाती है, उनके फैसलों को नकार दिया जाता है। बराबर के प्रतिनिधि नहीं, ये बताया जाता है कि इसमें विकसित देश और विकासशील देशों की जो प्रतिनिधित्व है वो बराबरी की नहीं है, तो एक ये भी आरोप है। अगला है वीटो पावर का गलत इस्तेमाल, जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य जो 5 है उनको जो वीटो पावर दी गई है उन्होंने हमेशा से गलत इस्तेमाल किया है। जैसे चाइना ने किया है, अमेरिका ने किया है, सब ने गलत इस्तेमाल इसका किया है। तो ये इसकी कमियां हैं। अब इसमें सुधार की भी बात की गई, तो सुधार के लिए कौन कौन से कदम है। तो सबसे पहला जो कहा गया इनमें कहा गया कि वीटो पावर को समाप्त कर देना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वीटो पावर को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। अगर वीटो पावर को समाप्त कर दिया तो मेरे ख्याल से जितने भी ये महाशक्तियाँ हैं, अब ये यूएनओ में इंटरेस्ट नहीं लेगी और इससे बाहर निकल जाएगी। आपको पता है कि जब बड़े बड़े महाशक्तियाँ इसमें भाग नहीं लेगी तो यूएनओ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगला है बराबरी का प्रतिनिधित्व हो, मतलब विकासशील देशों को भी सही रूप से इसमें भागीदारी का मौका दिया जाए। यूएन की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, और जो यूएनएससी है, मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद कहते हैं, में परिवर्तन किया जाए, मतलब सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब देखेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।